हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस इफेक्ट होते हैं किसी भी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इनको पोलैरिटी के टर्म्स में कैरेक्टराइज किया जाता है और ये दो टाइप की पोलैरिटीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा उसे हम निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं और जिस बॉडी पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। साथ में ये भी पढ़ा है हमने कि दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटीज। अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं तो आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे और अगर चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में हम उस लॉ को पढ़ने वाले हैं जो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है। ये लॉ है कूलम्ब्स लॉ। तो आइए देखते हैं कि ये लॉ क्या होता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन, जिसे हम Fe से इंडिकेट कर रहे हैं, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, चार्जेस को हम Q1 और Q2 से इंडिकेट कर रहे हैं जो कि कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between the charges। ठीक है, तो जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली आपस में मर्ज कर देते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r²। ठीक, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन यहां लिखते हैं और साथ ही एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहां यूज करते हैं। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया गया है उसे हम K से इंडिकेट करते हैं। तो ये इक्वेशन किसमें बदल जाएगी? Fe इक्वल टू K Q1 Q2 by r²। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, यहां पे K क्या हो गया? K हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम K के बारे में और बात करेंगे। K का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब K का जो वैल्यू होगा वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर इसलिए बोल रहा हूं भले ही ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि देखा गया कि K का जो वैल्यू है वो एयर और वैक्यूम इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब K की वैल्यू इन वैक्यूम एंड K की वैल्यू इन एयर, इनके बीच में इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम दोनों को सेम ही कंसीडर करके चलते हैं। तो K की जो वैल्यू होगी एयर या वैक्यूम के लिए वो होती है 9 × 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां 4 तो नंबर ही है, पाई हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 3.14 या फिर 22/7। जो एप्सिलॉन नॉट है यहां पे, इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, जो एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है
और वो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 की। ठीक, अब है कि ये परमिटिविटी आखिर होता क्या है। तो परमिटिविटी हर मीडियम का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड पे असर डालता है। ठीक है, तो अभी हमने जो बात किया वो एप्सिलॉन नॉट का बात किया, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात की। तो अभी हम पहले उसका यूनिट भी देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो Fe क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 by r²। k की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो k की वैल्यू 1/4 by एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी। Q1 Q2 by r² एज इट इज यहां लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आएंगे और इस फोर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां नीचे ले जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया इस तरफ और Fe जो है वो नीचे चला गया। फिर इस टर्म में 1/4 पाई बचा रहेगा, है ना। Q1 Q2 by r² बचा रहेगा। तो बस फोर्स की, चार्जेस की और डिस्टेंस की हमको यूनिट पुट कर देनी है। तो 1/4 है तो न्यूटन इनवर्स, ऊपर में कूलम्ब इंटू कूलम्ब होगा दोनों चार्जेस का, तो हो गया कूलम्ब स्क्वायर। नीचे है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो गया वो मीटर इनवर्स 2, है ना। और इसी को हम रीअरेंज करके कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 न्यूटन इनवर्स। इसको हम एक और बात कह सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, एक बार बोर्ड पे आप देख लीजिए। इन सभी चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है इस बारे में, इस टॉपिक में अभी तक जो पढ़ा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखा गया कि जब चार्जेस को बिना मैग्नीट्यूड बदले और बिना उनके बीच के डिस्टेंस को वैरी किए, जब हम एयर या वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर देते हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड घट जाता है। मतलब मान लीजिए कि एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं Fe से, और एयर या वैक्यूम के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में रखने पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, अगर उसको हम Fe डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये देखा गया कि Fe डैश जो है वो Fe से कम है, लेस देन है। ठीक है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड घट गया। ये ठीक वैसे ही स्थिति है कि जैसे हम खाली सड़क पे चलते हैं तब हम ज्यादा आसानी से स्मूथली चल पाते हैं, लेकिन अगर पानी लबालब भरा हो सड़क पे तब हमें चलने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर सड़क पे बालू भर दिया जाए तब तो परेशानी होती है ना। तो सड़क पे जब हवा था, मतलब जब कुछ भी चीज नहीं रखी हुई थी, तो हम उस पर फ्रीली मूव कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सड़क पे हमने पानी भर दिया या बालू प्लेस कर दिया, मीन्स मीडियम बदल दिया, तो हमको चलने में दिक्कत होने लगी, है ना। तो वही चीज यहां पे हो रहा है कि एयर या वैक्यूम में तो फोर्स मैक्सिमम लग रहा था चार्जेस के बीच में, लेकिन जैसे ही हमने किसी और मीडियम में रख दिया, कीपिंग द वैल्यू ऑफ चार्जेस सेम एंड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस सेम। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम Fe और Fe डैश का रेशियो निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा,
ग्रेटर देन 1 मिलेगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि Fe मतलब फोर्स इन वैक्यूम या एयर वो तो मैक्सिमम होती है, फोर्स इन एनी अदर मीडियम वो हमेशा कम होगा। तो जब बड़े वाले क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रेशियो हमको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, है ना। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Fe बाई Fe डैश, या फिर फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम, वो क्या हुआ? ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के वर्ड्स में लिख देता है कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि मीडियम जो है वहां पे वो या तो एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी मीडियम और वैक्यूम के लिए ये जो पर्टिकुलर रेशियो डिफाइन होता है, जो कि हमेशा हमको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक, इसको हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो क्लियर है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है? ये चीज है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू Fe बाई Fe डैश, या फिर फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। तो इससे हमको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी हमको ये बताएगा कि जब किसी चार्ज के पेयर को हम वैक्यूम से उठा के उस मीडियम में डाल देंगे तो कितना टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 16 है, मतलब 16, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स का डिक्रीमेंट होगा वो कितना टाइम्स होगा? 16 टाइम्स होगा, 16 गुना कम हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन आर 10 है, मतलब फोर्स जो है उस मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो 10 गुना कम हो जाएगा। तो अगर फोर्स इन वैक्यूम 100 है, 100 है, एप्सिलॉन आर 10 है, मतलब 10 है, तो उस मीडियम में फोर्स कितना बचेगा? 100/10 बच जाएगा, मतलब सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स बचेगा, 10 गुना घट जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो रिलेटिव परमिटिविटी हमको क्या बताती है? रिलेटिव परमिटिविटी हमको बताएगी कि उस पर्टिकुलर मीडियम में वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना गुना घटेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें एक और चीज है जो मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर हम उसके रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो क्या होगा? ये भी आपके लिए 1 मार्क का एक बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को, मतलब एप्सिलॉन आर को, वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगा उसको हम सिर्फ एप्सिलॉन से इंडिकेट करेंगे और ये कहलाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास परमिटिविटी के लिए 3 टर्म्स हो गए, 2 एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो एक एब्सोल्यूट हो गया वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एक एब्सोल्यूट हो गया सिर्फ एप्सिलॉन जो बराबर होगा किसके? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, और तीसरी चीज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू जितनी चीजें डिस्कस की गई, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर
99799001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब इस टॉपिक को आप बुक से सेल्फ स्टडी करें, अपना सेल्फ नोट्स बनाएं, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।